बात कर रहे थे ना कि जो बाइक्स पर बैठने वाले लोग हैं, सोच रहे हैं उनकी क्या ही सूरत हाल होगी। बाइक को ज़रा सी अगर आप समझते हैं कि वो पानी में जाती है तो फौरी तौर पर ख़राब होने का उसका खदशा ज़्यादा हो जाता है। तो अक्सर लोग देखिए बाइक से उतर के बाइक को लेकर जा रहे हैं क्योंकि बाइक ख़राब है इतने शदीद पानी में। और पानी भी देखिए, हम जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं हमीद, ये मेन स्ट्रीम एरियाज़ हैं, मतलब जिन्हें पोश इलाके कहा जाता है और जिन्हें कहा जाता है कि ये अहम शाहराएँ हैं, मेन रोड्स हैं। तो जनाब सूरत हाल ये है कि इतनी शदीद गर्मी में हमें बारिश की सबसे बड़ी बात यह है, बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुल्क के, जिस तरह हम मुख्तलिफ शहरों की बात करें वहाँ पे तरीक़ाकार ये होता है कि बारिश होती है तो उसके लिए एक लाएमल तय होता है कि भाई इस रास्ते से इस बारिश ने गुजरना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जिन नदी नालों की बात की जाए वहाँ पर कब्ज़ा माफिया है, वहाँ पर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। इसी तरह हम कराची की बात करें तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है, समंदर उसके पास है। फिर अगर नदी नालों की बात की जाए तो वहां पे ये मसला बड़ा ज्यादा है। इसी तरह अगर हम फिर उन इलाकों की तरफ जाते हैं जो देही इलाके हैं, वहां पे आप नीलम वैली जिस तरह मैं गया, या फिर मैं शांगला की बात करूं, मैं सवात की बात करूं, नारायण कागान की बात करूं, तो वहां पे भी आपने ये देखा होगा कि रोड साइड्स बाहर ममालिक में, बाहर दुनिया में हमने देखा कि रोड किनारे पे दीवारें जो हैं वो बनाई गई होती, पत्थर से बनी दीवारें बड़ी मजबूत होती हैं। जब भी स्लाइडिंग होती है या पत्थर गिरने का खदशा होता है तो उसको कहीं ना कहीं वो रुकावट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर तोदे गिरते हैं और फिर घंटों घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है। कई देहात ऐसे हैं कि वहां पे आपको बिल्डोजर पहुंचते पहुंचते या कोई क्रेन पहुंचते पहुंचते तकरीबन 2 दिन तक लग जाते हैं। तो ये सूरत हाल हमारे देही इलाकों के इन चीज़ों पर अगर काम होता, रोड्स और इन सड़कों को और नदी नालों पर काम होता, तो मेरे ख्याल में ये जो मुश्किलात हैं जो डेली हमें बरसात का जब मौसम आता है तो इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और फिर इस बारिश को हम वैसे इंजॉय करते जैसे इंजॉय करने का हक है। लेकिन आज भी अगर आप घरों में हैं और अगर आप ऑफिस पहुंच चुके हैं तो भाई हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार था इस शदीद बारिश का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मौसम को जिस तरह से बंद पड़े एंजॉय ज़रूर करें और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें और दुआ करें कि जो मानसून और बरसात के हवाले से महकमा मौसमियात ने इंडिकेशंस दी हैं, सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का जो खदशा ज़ाहिर किया गया है, अब हम इस चीज़ के मुतामिल नहीं हो सकते। पिछले सैलाब की ज़बूहाली और बदकारियाँ जो है वो हम अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं उससे अभी हम निकले नहीं हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस बारिश में सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने आज आपको आज के दिन की मुनासबत से भी, आपको पता है हमेशा कुछ ना कुछ हमारी टीम जो है वो निकाल के लेके आती है। 5 जुलाई की अगर बात करें और फिर ज़रा हम 23 साल पीछे चले जाते हैं, 5 जुलाई 1999 की बात करें, कारगिल का वो वाक़या जो सबको याद होगा। वैसे तो हमारी तारीख़ जो है वो इस तरह के शहीदों से भरी हुई है, इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सब तो जाते हैं आपके दिलों पे और तारीख़ में उन सुनहरी हरूफ से उनको लिखा जाता है। अगर हम बात करें सवाबी कैप्टन कर्नल शेर खान की, तो भारत के 120 से ज़ायद सिपाहियों को बासर जहन्नुम किया। और आप देखिए वो मकाम जिसे हम हिल कहते हैं, टाइगर हिल, वहाँ वो जगह ऐसी थी, वो ट्रेकिंग ऐसी थी, वो एरिया ऐसा था, लेकिन भारत के 120 से ज़ायद सिपाहियों को गिराया और वो एरिया पाकिस्तानी ने अपने वतन के नाम किया, जो कि दरअसल हमारा ही था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इनके नाम की, तो थोड़ा सा इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि शहीदों की ये जो स्टोरीज़ होती है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इनके जो दादा थे वो उस वक्त अगर कश्मीर के महाज की बात करें तो 1948 में कश्मीर की जो मुहिम चली उसमें वो ख़ास अहम किरदार उन्होंने अदा किया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इनका नाम, दरअसल इनकी डेजिग्नेशन हरमीत कैप्टन थी जब इन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन नाम उनके दादा ने, मतलब जब पोता पैदा हुआ तो नाम कर्नल रखा। तो दरअसल इनका नाम कर्नल शेर खान था, डेजिग्नेशन कैप्टन थी, और आज उनको याद सबसे बड़ी बात यह है कि सुहा बहादुरी के किस्से कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब आपकी बहादुरी के किस्से कहानियां और की जो दुश्मन जिसे हम कहते हैं वहां की फौज की जानिब से किए जाए, और फिर आपको याद है कि ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा की मुख्तलिफ हमने उसकी स्टेटमेंट देखी और कर्नल शेर खान के हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट थी कि मैंने इनको लड़ते देखा, मेरे सिपाहियों ने जो बात मुझे की कि कैसे ये लड़ता हुआ आगे बढ़ा और कई गोलियां सीने पर खाता हुआ आगे बढ़ता गया और कई सिपाहियों को उसने वहां पे मार गिराया। और फिर उनका कहना यह था कि मैंने एक इजाजत ली अपने जनरल से और कहा कि भाई मैंने एक खत लिखना है पाकिस्तानी हुकाम के नाम, और वो खत इनके पॉकेट यानी जेब में रखा बॉडी के साथ, और फिर वो खत जब पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जो है उन्होंने ये बात की कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने जो बहादुरी जो मैंने देखी वही बहादुरी का सिला उन्होंने निशाने हैदर की सूरत में कर्नल शेर खान को दिया।
दिया, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपकी किस्से कहानियां वो भी जो है आपके दुश्मन उसकी तारीफ करें और वो बताएं कि कैसे कैसे किस किस महाज पे ये फौजी जवान जो थे ये किस तरह लड़े और आगे बढ़े। तो बस हमें आज उनको याद करने का दिन है। और अगर अपने वतन अजीज़ की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें, और पाक फ़ौज के बारे में आपको पता है हम बर्री की बात करें, बहरी की बात करें, फ़ज़ाई की बात करें, ये फ़ौज पाकिस्तान जिसकी शहीदों ने अपने लहू अपने खून से हमें ये आज़ादी का तोहफ़ा दिया, और आज भी हम वक्त तैयार रहते हैं वो इस चीज़ के लिए। मैंने जिससे भी बात की है हरमीत, हम जितने भी लोगों से मिले हैं, अगर वो शहीदों की फ़ैमिलीज़ हों या ख़ुद शहीदों की बावजदाद की अगर हम बात करें, तो आप ये सोच कर जाते हैं, आप ये सोच कर ही जाते हैं कि अगर आप इस दफ़ा किसी महाज पर जाएंगे तो शायद आपकी वापसी ना हो सके। तो वतन अजीज़ के लिए, यानी आपके लिए और हमारे लिए, तो हम वतनों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज उनको याद करने का दिन है। आज जो है उनकी 24वीं बरसी मनाई जा रही है। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम ब्रेक लेंगे, क्विक से हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमने वापस आना है और हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं डेली डोज के तौर पर जो आपसे शेयर करनी है। वी जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। बिकॉज आजकल बच्चे इस तरह की खबरें देखना और सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जनूबी कोरिया से हमने आपको खबर देनी है जहाँ पर रोबोट ने ऑर्केस्ट्रा का एक मौसीकार के तौर पर अपना किरदार अदा किया। मतलब एक महफिल है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको पता है ऑर्केस्ट्रा की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उसके सामने एक इंडिकेटर होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आपने किस तरह से ऑर्केस्ट्रा बजाना है। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर जो है वो अब एक रोबोट है, वो एक इंसान है, वो एक मौसीकार नहीं है, वो एक रोबोट है। और कितने आसानी से, कितनी स्मूथली आप देखें कि उसके हिल रहे हैं और पूरा एक सुर ताल देने के लिए एक डायरेक्शन दे रहा है तमाम उस टीम को जो सामने बैठ के ऑर्केस्ट्रा बजा रही है। और लोग जो एंजॉय कर रहे हैं वो हैरान भी हो रहे हैं हरमीत, और साथ साथ एंजॉय भी कर। तो देखिए जनाब, वैसे अगर मौसीकी की बात की जाए तो वाकई में ये जुबान काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मुख्तलिफ है और काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन मौसीकार जो है उसको समझ जाते हैं। लेकिन बेतहाशा खबरें जो हम अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन के साथ शेयर भी कर चुके हैं, चाहे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बर्गर बॉय हो, या हमने पेट्रोल पंप पे काम करने वाला रोबोट हो, या किसी घर में जो है हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, और आपने हिंदुस्तान में देखा कि न्यूज़ पढ़ती है खूबसूरत सी खातून की शक्ल में एक रोबोट हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने और जिसका जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं। सो इंसानों को भी अब तैयार होना चाहिए रोबोट का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं आने वाले दौर में होने वाली हैं। और आप देखिए कि मौसीकी का और फिर आने वाला दौर वो दौर भी दूर नहीं कि फिर मौसीकार के साथ साथ कोई सिंगर भी हमें रोबोट की सूरत में नजर आएगा और वो गाना गाएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें ना वो रिप्लेस होती चली जा रही हैं, और जो लोग रिप्लेस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो पॉलिटिकल सेगमेंट में कल एक स्टेटमेंट आई है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड रही है। कल एक निजी टीवी चैनल को इसाक डार ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर करने के बाद अब वापस आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उन्हें पार्टी कहेगी तभी वो वापस आएंगे। यानी उनका कहना ये था कि पाबंदी नवाज शरीफ पर इलेक्शन लड़ने की जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब सूरत हाल अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो क्या क्या तब्दीलियां रिक्वायर्ड हैं और क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। कुछ जिक्र हमने कल भी ईद मिलन पार्टीज का किया जो कि हमने देखा दुबई में हुई। उसके बाद अब नवाज शरीफ का जो दौरा सऊदी अरब है वो भी स्केजुलाइज किया गया है, कुछ अहम मुलाकातें भी वहाँ होंगी। तो वहाँ मुलाकातें होने से यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज होंगी इस पर हम बात कर लेते हैं। पीजे मीर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में हम उस फेज़ में अब हैं जिसमें हम कह रहे थे कि चलें ईद के बाद देखेंगे क्या होगा, लेकिन वी आर इन दिस फेज़ नाउ। आपको क्या लगता है कि अगर हम तब्दीलियों की बात करें तो किन तब्दीलियों की हमें ज़रूरत है? हमें IMF का वो एक किस्त जिसका हमें बहुत इंतज़ार था वो मिल गई। कल स्टॉक एक्सचेंज में हमने काफ़ी अच्छी सूरत हाल देखी बड़े लंबे अरसे के बाद। अब मेशत को बेहतर करने की बात तो की जा रही है, लेकिन सियासत में नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह से देखते हैं? कल इसाक डार ने कहा कि येस वो काफ़ी हद तक क्लियर हैं, पार्टी उन्हें कहेगी तो वो फौरी वापस आ जाएंगे। देखें, इसके दो तीन आपने ये जो सवाल किया, नंबर वन, नवाज शरीफ पार्टी हमेशा कहती रही है वो आ रहे हैं जी, कल आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। तो जब तक इसाक डार साहब ने बिल्कुल सही बात की है, जब तक इनकी लीगैलिटीज और लीगल प्रोसीजर्स पूरे नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। बिकॉज एक तो उनकी हेल्थ परमिट नहीं करती है। अगर आते हैं इमीडिएटली इनको अरेस्ट कर देंगे, फिर लीगल प्रोसीडिंग शुरू होंगी, फिर जाके आगे बात होगी कि भाई ये होगा वो होगा। सो आई थिंक जब तक कि क्लियरेंस इनको नहीं मिलेगी
तब तक ये वापस नहीं आएंगे। ओके, एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज है, मुलाकातों की जब बात होती है, ये लंदन के अंदर इनको कई लोग जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने के अब आपने जैसे कहा है कि दुबई के अंदर हमने देखा है मुलाकातें हुई हैं। दुबई ज्यादा इजी है, दुबई ज्यादा इकोनॉमिकल है, यहाँ आपको वीजा का इशू कोई नहीं है। यूके का वीजा जरा मुश्किल से मिलता है, और उस लिहाज से ये एक कन्वीनियंस है, ऑल अराउंड कन्वीनियंस, जिसमें आपने देखा कि इनकी मुलाकातें जो पार्टी हेड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी, उनके साथ भी हुई, और दीगर और भी मौलाना फजल रहमान, इन सारों के साथ हुई। अब बात आती है साहब एक और चीज, जी जी जी, व्हाट नेक्स्ट इज कि IMF से तो आपको पैसे मिल गए, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट गुड इनफ। अब हमें चाहिए कि इन पैसों का होगा क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखें, हम डेट सर्विसिंग कर रहे थे 70%, अब आपकी डेट सर्विसिंग होगी 100%, तो लोगों को तो रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा तो अब डेट रिलीफ में जाएगा। हमने पैसा लिया है, वापस भी करना है। ये तो नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं, लेकिन आपने एक प्लान ऐसा बनाना है इकोनॉमिस्ट के साथ, बिजनेसमैन के साथ, कि ये पैसा इतना जनरेट करे कि आवाम को भी फायदा हो और हमारा डेट सर्विसिंग भी जाए। सो आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग। मीर साहब, अगर हम देखें इलेक्शन की बात है, आपको याद है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हमें याद है कि हर दिन जलसे जुलूस हुआ करते थे और इलेक्शन की डिमांड हुआ करती थी। आज वही सूरत हाल है, आपके सामने है। अगर आज आप देखें तो 46 बरस पहले जिस तरह जमहूरियत का तख्ता उल्टा दिया गया था और फिर आपके 90 दिन का वादा भी किया था जनरल जौलक साहब ने, आज अगर सूरत हाल देखी जाए तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर वो भी वैसे ही नजर आता है हमें। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन का जो मामला है ये अक्टूबर में या इससे आगे भी मामला जा सकता है? और फिर अगर इलेक्शन में नून लीग ने जाना है, हुकूमत ने जाना है, तो इनके पास अवाम को रिलीफ क्या ये दे पाएंगे इतनी कलील मुद्दत में? देखिए ना, आज 7 जुलाई है और 1977 याद कर लें, आज ही टेक ओवर हुआ था 77 के अंदर, भुट्टो साहब का जनरल ज़िया ने टेक ओवर किया था आज के दिन। अब द क्वेश्चन इज कि उस वक्त भी यही था कि जी हम मुल्क की मैशत बेहतर करेंगे, ये होगा वो होगा। क्वेश्चन इज कि आपने जब तक राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड द राइट ऑफिस नहीं लगाए तो आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। ये हमारा एक नेशनल अलमिया है, और मैं आपको बताता हूं कि मैंने कई दफा एग्जांपल्स दिए हैं कि जो आप सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हैं, ये आपके वो कहते हैं ना, ये आपके ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि जो कि मुल्क को चलाते हैं। अब आपने एक दिन सेक्रेटरी इंडस्ट्री को बना के दूसरे दिन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगा दिया, चौथे दिन कोई और उसको मिनिस्ट्री दे दी, पांचवें दिन कुछ और हो गया, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा इस तरह? जब तक आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं आएंगे आप मुल्क नहीं चला सकते। एक दूसरी चीज ये है कि इस वक्त हम एक बड़े एक क्राइसिस के अंदर है। इलेक्शंस हम बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि अभी इलेक्शंस आप ना ही कराएं तो बेहतर है, क्योंकि ये जितने PMLN वाले फंसे हुए हैं ये अब कराएंगे, इनको तो 4 वोट नहीं मिलेंगे अभी, और फायदा किसको हो जाएगा इस वक्त? फॉर द मोमेंट पीपल्स पार्टी को हो जाएगा। पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं जोर लगा रही है, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन फर्स्ट PMLN गई है। सर इलेक्शंस में, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, इलेक्शंस में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं देखते हैं? अगर देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो सोच रहे हैं कि कर देंगे, ये एक ख्वाब देख रहे हैं। PTI एक फोर्स है, आपने उसको देख लिया है, सहम गई है 9 मई के बाद, बिल्कुल, और उनको सहमना चाहिए, क्योंकि वो गलत एक हरकत हुई है, उसको सब ने कंडेम किया है। लेकिन सारी PTI तो दहशतगर्द नहीं है ना यार। आप जो लोग हैं उनको पकड़े, बिल्कुल पकड़े आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एंटायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं कह सकते ये दहशतगर्दों की जमात है। इस तरह के तो एक्ट्स हर पार्टी ने किए हुए, तो हम क्या कहें कि सारी पार्टी दहशतगर्दी है? नो, आप इसको इंडिविजुअल बेसिस पे एक हुकूमत जो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के पास बची थी गिलगित बल्तिस्तान की, वो भी हमने कश्मीर के बाद एक और झटका तहरीक इंसाफ को मिला। आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि खान साहब जो हैं, जिस तरह खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको लगता है कि अनकरीब ये मामला तय हो जाएगा और खान साहब फिर सलाखों के पीछे? देखिए, क्वेश्चन इज गिरफ्तार करके क्या आपने ऐसा को तीर मार देना है कि ऑल ऑफ अ सडन
पाकिस्तान में दूध की नहरें बह जाएंगी, आटा सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा। हमने एक इस्तेकाम लेके आना है पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना है। अरेस्ट करने से कुछ नहीं हुआ। आपने नवाज शरीफ को अरेस्ट किया, क्या किया आपने? आपने जरदारी को अरेस्ट किया, क्या हो गया आपने? आप ये जो अरेस्ट वरेस्ट करने के चक्कर है ना, ये मेरे समझ ये बड़े ड्रैकोनियन और मिडीवल टाइम्स की चीजें हैं ये। अब आपने आगे चलना है, हमने इकोनॉमिकली आगे इस मुल्क को लेके चलना है, लेकिन जब तक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आए, रिकंसाइल करें, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और आगे चलें। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ, इनफ इज इनफ। और आप देखो कि हर आदमी पाकिस्तान में उसको कितना शौक है झंडे वाली गाड़ी में बैठने का, कितना शौक है डाले पीछे लगाने का, वेरी ट्रू, कितना शौक है, लेकिन अवाम की खिदमत करने का किसी को शौक नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनफ इज़ इनफ। अगर हम देखें किसी सियासतदान की नाअहली या किसी पार्टी की नाअहली, अगर इससे मुल्क बचता है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर नहीं बचता तो मुल्क चलता है सिस्टम से, जो कि बनाने की अब अशद ज़रूरत है। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।